गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था चक्रीय फास्फोरिलीकरण को। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण को। किसको? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में दोनों प्रकाश तंत्र पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों प्रकाश तंत्र भाग लेते हैं, या यह अचक्रीय फास्फोरिलीकरण दोनों प्रकाश तंत्रों पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड द्वारा संपन्न होता है या पूरा होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में, कौन सी में? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में। इस अभिक्रिया में P680 जो पीएस सेकंड का अभिक्रिया केंद्र था, कौन सा? P680। तो इस अभिक्रिया में P680 द्वारा मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन, P680 द्वारा मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन वापस P680 में लौटने की बजाय, एक रेखीय पथ पर विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में गमन करता है। ठीक है भाई, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में तो क्या था? P700 से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में चक्कर काटता हुआ वापस कहाँ गया था? P700 में आ गया था। लेकिन अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में, जिसमें कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं, उसमें P680 जो अभिक्रिया केंद्र है उससे मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन रेखीय पथ पर गमन करता हुआ विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों, कौन सी विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों? देखिए, P680 से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन, P680 जो है फोटोन गिरा, ये पर्णहरित का अणु उत्तेजित हुआ और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। ये इलेक्ट्रॉन पहले किसने रिसीव किए? फियो ने। कौन सी इलेक्ट्रॉन ग्राही ने? फियो ने। फियो से प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 के बाद साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से कहाँ आ जाते हैं? P700 पर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? P700 पर। P700 का कौन है? पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र। ठीक है, अब PS700 जो अभिक्रिया केंद्र है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? फेरिडोक्सिन में। कहाँ आते हैं? फेरिडोक्सिन में, ग्राही में। ठीक है, अब फेरिडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर मिल जाते हैं? ये जाकर मिल जाते हैं NADP पर। किससे मिल जाते हैं? NADP से मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो NADP है, ये 2 हाइड्रोजन आयन रिसीव करता है। कहाँ से? तो हमने पढ़ा था किसमें? पीएस सेकंड में, कि जब पीएस सेकंड में P680 ऑक्सीकृत होता है तो वो प्रबल ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है। और यह प्रबल ऑक्सीकारक किसका प्रकाश अपघटन करता है? जल का। ठीक है, तो जल का जब प्रकाश अपघटन होता है तो क्या मुक्त होते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती है और हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन आयन हैं जो कि जल के प्रकाशिक अपघटन से प्राप्त हुए हैं, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ मिल जाते हैं? NADP पर। ठीक है, और NADP से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? P700 से फेरिडोक्सिन और फेरिडोक्सिन से NADP के पास। ठीक है, इस वजह से ये NADP 2 हाइड्रोजन आयन से मिलकर किसका निर्माण करता है? NADPH2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? NADPH2 का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसको हमने अचक्रीय फास्फोरिलीकरण क्यों बोला? क्योंकि P680 से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन P680 पर लौटकर नहीं आता। लौटकर आया क्या? नहीं आया। तो लौटकर नहीं आता तथा एक स्थल होता है, कौन सा? प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6। प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, उनके मध्य किसका निर्माण करता है? ATP का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ATP का। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण बोलते हैं। ठीक है, इस अचक्रीय फास्फोरिलीकरण को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। आप देखोगे तो क्या बना हुआ है? ये जेड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जेड। देखिए, ठीक है, तो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, इस चक्र में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा ATP व NADPH2 का निर्माण होता है। ATP एवं NADPH2 का निर्माण होता है, एवं ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या होती है? निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इस प्रकार प्रकाशिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रकाश तंत्र कौन से? पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। इस प्रकार
प्रकाशिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रकाश तंत्र PS फर्स्ट और PS सेकंड द्वारा जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। ठीक है। इसी के साथ ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। इसी के साथ ATP और NADPH2 का निर्माण होता है, जिसमें ATP को तो हम स्वांगीकरण शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण शक्ति। और NADPH2 को बोलते हैं अपचायक शक्ति। ठीक है। और इनका उपयोग कहाँ होगा? इनका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन में होगा। CO2 का अपचयन होगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कहाँ? अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो वहां इस स्वांगीकरण शक्ति और अपचायक शक्ति का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया। सक्रिय फास्फोरिलीकरण का जो ये साइकिल है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम कि P680 जो कि अभिक्रिया केंद्र है किसका? PS सेकंड का। यहां से निर्मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न रेखीय पथ पर गमन करता हुआ विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में जाता है। तो पहले कौन रिसीव करता है? FeO के बाद आता है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से वापस आ गया कहाँ? PS फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र P700। P700 से ये गया फेरिडोक्सिन और फेरिडोक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर मिल जाते हैं? NADP पर। कहाँ जाकर मिल जाते हैं? NADP से। ठीक है। यह NADP PS सेकंड में हमने पढ़ा था, PS सेकंड में जो अभिक्रिया केंद्र है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है। और वो प्रबल ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है। और किसका जल अपघटन किसका प्रकाश अपघटन करता है? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और जल टूट जाता है किसमें? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन आयन जाकर मिल जाते हैं किससे? NADP से। किसका निर्माण होता है? NADPH2 का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसको हमने अचक्रीय फास्फोरिलीकरण क्यों बोला? क्योंकि इसमें P680 से निर्मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन एक स्थल कहां पर? प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के मध्य किसका निर्माण करता है? ATP का निर्माण करता है। वापस P680 पर लौटकर नहीं आता। इस वजह से इसको हम अचक्रीय फास्फोरिलीकरण बोलते हैं। ठीक है। इस अचक्रीय फास्फोरिलीकरण को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है। इस अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा किसका निर्माण हुआ? ATP का और NADPH2 का। किसका निर्माण हुआ? ATP का और NADPH2 का तथा ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त हुई। क्लियर है। तो इस प्रकार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में दोनों प्रकाश तंत्रों के द्वारा जल का क्या होता है? प्रकाशिक अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है तथा इसी के साथ ATP और NADPH2, जिसमें ATP को हम बोलते हैं स्वांगीकरण शक्ति और NADPH2 को बोलते हैं अपचायक शक्ति। तो ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। इस स्वांगीकरण शक्ति और अपचायक शक्ति का उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन, CO2 का अपचयन किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो CO2 के कार्बोहाइड्रेट में अपचयन में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ टॉपिक क्लियर होता है हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है। मैंने बताया टॉपिक डिस्कस करते हैं अपन चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण जो पढ़ा है, तो चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में क्या अंतर होता है, या चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण का हम तुल्यात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो देखिए, इस साइड हमने लिखा है चक्रीय फास्फोरिलीकरण और इस साइड लिखा है हमने अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है। तो हमने देखा कि चक्रीय फास्फोरिलीकरण में केवल PS फर्स्ट या प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। तो एक बेसिक अंतर ये हो गया। दूसरी अगर बात करें तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जल का प्रकाशिक अपघटन PS सेकंड में होता है और PS सेकंड चक्रीय फास्फोरिलीकरण में भाग नहीं लेता। ठीक है। तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। ठीक है। जब जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं हो रहा चक्रीय फास्फोरिलीकरण में, तो ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होगी। ठीक है। तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त नहीं होती, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। ठीक है। इसके साथ ही चक्रीय फास्फोरिलीकरण में जो अपचायक शक्ति है NADPH2, उसका संश्लेषण नहीं होता, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में
जो अपचायक शक्ति है NADPH2 उसका संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुलनात्मक अध्ययन किसका, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण का। क्लियर है। तो यहाँ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो यहाँ आकर हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता है, वो है प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अब टॉपिक डिस्कस करेंगे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्लियर है। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अब हमारा पोर्शन एक कंप्लीट हो गया प्रकाशिक अभिक्रिया। तो अब टॉपिक डिस्कस करेंगे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया की सर्वप्रथम खोज की थी ब्लैकमैन ने। किसने? ब्लैकमैन ने। कब? 1905 में। क्लियर है। लेकिन इस अप्रकाशिक अभिक्रिया की सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अध्ययन है वो किसने किया? तो सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन केल्विन एवं उसके साथियों ने किया। केल्विन एवं उसके साथियों ने किया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज तो की ब्लैकमैन ने, लेकिन इस अप्रकाशिक अभिक्रिया की सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया केल्विन व उसके साथियों ने। क्लियर है। आगे देखिए, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न हो रही थी? ग्रेना भाग में। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, तथा इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक थी। ठीक है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है तथा इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखो, इस प्रक्रिया में वायुमंडल से जो अवशोषित की गई है क्या? CO2। इस प्रक्रिया में वायुमंडल से अवशोषित CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट में किया जाता है। CO2 जो कि अवशोषित की गई है कहाँ से? वायुमंडल से। उस CO2 का अपचयन अप्रकाशिक अभिक्रिया में किसमें किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में किया जाता है। ठीक है, इस कारण से इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम कार्बन स्थिरीकरण कार्बन स्थिरीकरण भी कहते हैं। या इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का स्थिरीकरण होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। इस कारण से इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। क्लियर है। आगे देखो, इस अभिक्रिया में CO2 के अपचयन हेतु जो आवश्यक ऊर्जा है, CO2 के अपचयन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो CO2 के अपचयन हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रकाशिक अभिक्रिया में निर्मित क्या? ATP और NADPH2। वो हमने देखा था अभी, प्रकाशिक अभिक्रिया में निर्मित ATP एवं NADPH2 से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो कि भिन्न भिन्न जो हरे पादप होते हैं, जो भिन्न भिन्न हरे पादप होते हैं, उनमें कार्बन स्थिरीकरण की जो क्रिया है वो निम्न 3 विधियों द्वारा संपन्न होती है। या ये कहें कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न विधियों द्वारा संपन्न होती है। तो हरे पादपों में अप्रकाशिक अभिक्रिया 3 विधियों द्वारा संपन्न होती है। कितनी विधियों द्वारा? 3 विधियों द्वारा। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया की 3 विधि होगी। कौन कौन सी? तो नंबर 1 केल्विन बेंसन चक्र। पहला है केल्विन बेंसन चक्र, इसको केल्विन चक्र भी बोल देते हैं, या इसको हम C3 चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3 चक्र। ठीक है। दूसरी विधि है H-स्लेक चक्र, जिसको हम C4 चक्र बोलते हैं। ठीक है। तीसरी विधि है क्रेसुदेशियन अम्ल उपापचय चक्र। क्रेसुदेशियन अम्ल उपापचय चक्र, जिसको हम CAM साइकिल CAM साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न विधियों द्वारा घटित होती हैं। प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया की: केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र, H-स्लेक चक्र या C4 चक्र, और क्रेसुदेशियन अम्ल उपापचय चक्र, जिसको हम CAM साइकिल बोलते हैं। ठीक है। तो इनको अब हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों?
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र को। किसको? केल्विन बेंसन या C3 चक्र को। क्लियर है? तो पहले हम डिस्कस करते हैं केल्विन बेंसन चक्र को या C3 चक्र को। ठीक है बच्चों, तो केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र, तो प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया में CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन का जो पथ है, उस पथ की खोज रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक द्वारा किसने की? केल्विन बेंसन एवं उसके साथियों ने 1946 से 1953 के मध्य की थी। ठीक है, तो C3 चक्र जो कि एक पथ है किसका? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का, जिसमें CO2 का अपचयन होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। इस पथ की खोज रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक के द्वारा केल्विन बेंसन व उसके साथियों ने 1946 से 1953 के मध्य की। ठीक है, इस कार्य के लिए इन वैज्ञानिकों ने क्लोरेला, कौन सा? ये एक कोश की हरी शैवाल है, कौन सी? क्लोरेला और सीनेडेस्मस नामक एक कोश की हरी शैवालों पर C14 कार्बन, ये कार्बन का समस्थानिक है। समस्थानिक आइसोटोप तुमने पढ़ाई है, परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसको समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो C14 कार्बन आइसोटोप मतलब समस्थानिक, C14 कार्बन आइसोटोप युक्त कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस पथ की खोज जब की किसने? केल्विन और बेंसन ने, तो किस पादप को यूज में लिया? तो उन्होंने एक कोश की हरी शैवाल, कौन सी? क्लोरेला और सीनेडेस्मस, इसके ऊपर कौन सी CO2 का प्रयोग किया? C14 कार्बन आइसोटोप युक्त कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया। क्लियर है? आगे देखो, इस अध्ययन में केल्विन और बेंसन ने बताया कि इस अभिक्रिया में प्रथम जो स्थायी उत्पाद बनता है, इस C3 चक्र में जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन युक्त होता है। कितना होता है? 3 कार्बन युक्त। कौन सा बनता है? तो वो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जिसको 3PGA बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो जब C3 चक्र का अध्ययन किया किसने? केल्विन और बेंसन ने, या खोज की, तो उन्होंने कौन सा कार्बन लिया? C14 कार्बन आइसोटोप युक्त कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया। कौन से पादपों पर? क्लोरेला व सीनेडेस्मस एक कोश की हरी शैवालों पर। ठीक है, और उन्होंने देखा या उन्होंने अध्ययन करके बताया कि इस अभिक्रिया में प्रथम स्थायी जो उत्पाद है वो 3 कार्बन युक्त 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, जिसको हम 3PGA बोलते हैं। इस कारण से ही इस केल्विन बेंसन चक्र को C3 चक्र कहा जाता है। केल्विन बेंसन चक्र को C3 चक्र कहा जाता है। ठीक है, इस खोज के लिए केल्विन व बेंसन को 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, अब इस चक्र की जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, 2 या 3 वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, तो इस चक्र की जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।